नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की इस कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य। आत्मकथ्य पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के विषय में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। अनेक भाषाओं को उन्होंने घर पर रहकर ही अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में, अब छायावादी काव्य क्या है? छायावादी काव्य जहाँ पर रहस्य है, कल्पना है, किसी भी शब्द का सीधा अर्थ ना निकलकर उसके कई अर्थ निकलते हैं, वो छायावाद कहलाया। उस समय के जिन्होंने इस तरह की काव्य रचना की, उन कवियों में जयशंकर प्रसाद जी एक प्रमुख कवि रहे। उनका जो निधन है सन 1937 में हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी उनकी प्रमुख रचना है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, मतलब ये सम्मान उनको प्रदान किया गया। उनकी जो प्रतिभा थी बेटा, वो किसी पुरस्कार की मोहताज तो नहीं थी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कामायनी पर उनको विशेष प्रसिद्धि भी मिली। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। उन्होंने काव्य रचना ही नहीं की, उन्होंने गद्य रचना भी की। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं उनके, ये उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं, मतलब इनमें कहानियाँ, अनेक कहानियों का एक संग्रह है, कहानियाँ मिलती हैं इनमें। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। ओज मतलब माधुर्य है, मधुरता है, प्रेम है, श्रृंगार भी है, शक्ति और ओज भी है, वीरता का भी साहित्य उनका माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता विशेष अर्थ लिए हुए कोई शब्द होता है, वहाँ पर लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। अब जयशंकर प्रसाद जी बेटा प्रेमचंद के संपादन में एक हंस पत्रिका जो शुरू हुई थी, उसमें एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था और प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे अपनी भी आत्मकथा लिखें। उसमें आत्मकथा विशेषांक था, तो अनेक साहित्यकारों की आत्मकथाएं लिखी जाती थी। तो अलग अलग साहित्यकार या विशेष व्यक्ति अपनी आत्मकथाएं लिखवाते थे। तो उनके मित्रों ने उनसे भी आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें, और लेकिन वे उनसे सहमत नहीं थे, और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई है आत्मकथ्य। तो उनकी लिखी हुई आत्मकथ्य जो ये कविता है, वो 1932 में उसका जो हंस पत्रिका जो थी, आत्मकथा विशेषांक में ये प्रस्तुत हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और उनका दुर्भाग्य देखिए कि कुछ ही वर्ष बाद 1937 में उनका निधन हो गया था। तो 47-48 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। जीवन के सत्यों को उन्होंने उजागर किया है। उनकी जो कविता है उसमें उन्होंने यथार्थ और अभाव पक्ष के, जीवन के अभाव पक्ष का उन्होंने किस तरह से किन किन चीज़ों का अभाव रहा उनके जीवन में, उनकी मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। और छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर ने बहुत ही सुंदर नवीन शब्दों का, बिंबों का प्रयोग किया है, और उन्हीं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। मतलब वो अपने आप को विशिष्ट नहीं मानते थे, वो अपने आप को बहुत सामान्य व्यक्ति मानते थे, विशिष्ट होते हुए भी
तो उन्हें हम एक तरह से युग प्रवर्तक भी कहते हैं प्रसाद जी को। उनका गंभीर साहित्य है, उनको उसको लेकर, और वैसे भी उन्होंने छायावाद को एक अलग ही जो है स्थान पर पहुंचा दिया, तो इसलिए उन्हें युग प्रवर्तक भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, उन्होंने अपनी वास्तविकता को स्वीकारा है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। उन्होंने एक महान कवि होते हुए भी अपने जीवन को बहुत सरल और साधारण बताया है। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता आत्मकथ्य। एक होता है बेटा आत्मकथा और आत्मकथ्य, दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है दोनों में? आत्मकथा अपने जीवन की संपूर्ण कहानी, अपने जीवन के सभी पक्षों को उजागर के हर एक क्षण के बारे में बताना, वो आत्मकथा कहलाती है। लेकिन आत्मकथ्य कुछ पहलुओं को ही, अपने जीवन के कुछ क्षणों को के बारे में बताना ही, अपने जीवन के कुछ पहलुओं को ही उजागर करना क्या कहलाता है? आत्मकथ्य। चलिए तो शुरू करते हैं आत्मकथ्य कविता। मधुप गुनगुना कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। मधुप यहाँ पर भंवरे को माध्यम बनाया है उन्होंने, कि जो मन रूपी, जैसे जिस प्रकार जो भंवरा है गुंजार करता रहता है, उसी प्रकार उनका मन रूपी जो है मधुप भंवरा, मन रूपी भंवरा गुनगुना कर, जैसे जो भंवरा है वो गुंजार करता रहता है, उसी प्रकार उनके मन रूपी भंवरा भी गुनगुना रहा है। और कह जाता कौन कहानी ये है अपनी। अब वो कहते हैं कि कौन सी अपने जीवन की वो कहानी बताएं, कौन कहानी है वो उनका मन रूपी भंवरा अपने जीवन की कौन सी कहानी बताएं, कौन सी कहानी बताना चाहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। अब देखो यहाँ पर एक तरह से लाक्षणिकता का प्रयोग है। मुरझाकर यहाँ पर पतझड़ का वर्णन किया है, और पतझड़ का वर्णन किस तरह से किया है कि उनके जीवन में जो सुख रूपी पत्तियां थी, उनके जीवन में कभी वसंत था, खुशियां थी, और वो खुशियां जो है अब मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कि अब कितनी आज घनी, कि उनके जीवन में अब वो सुख रूपी पत्तियां जो हैं वो अब मुरझाकर गिर चुकी हैं। अब उनके जीवन में जो वसंत था वो जा चुका है, उनके जीवन में केवल अब पतझड़ आ गया है। उनके जो सारे सुख हैं, सुख रूपी पत्तियां जो हैं वो गिर चुकी है, अब उनके जीवन में केवल दुख ही दुख है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में। गंभीर, अब जो साहित्यकार हैं बेटा वो अपनी आत्मकथाएं लिख रहे हैं, गंभीर विषय है, तो अनंत नीलिमा में, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, नीलिमा आकाश, तो अब यहाँ पर कौन सा आकाश? साहित्य रूपी आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य, बहुत, जिसके जो गिना ही नहीं जा सकता जिसकी संख्या, तो अनेक लोगों ने अपने जीवन का इतिहास बताया है। तो इस अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास के अनेक लोगों ने, इस साहित्य रूपी आकाश में अनेक लोगों ने अपने जीवन का इतिहास बताया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो कि इस तरह से वो अपना जीवन इतिहास लिखकर, अपनी आत्मकथा लिखकर वो व्यंग करते हैं यहाँ पर बेटा, कि जिस प्रकार लोग दूसरों की कमियों पर मजाक बनाते हैं, दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, तो इस तरह से जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं वो आत्मकथा लिखकर अपने जीवन का मलिन, मतलब उपहास उड़ाते रहते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं वो उसको, एक तरह से लोग व्यंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह से मतलब खराब ढंग से भी कह सकते हैं, व्यंग मलिन उपहास, खराब ढंग से उनका मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि उनके दोस्तों ने उनको आग्रह किया है कि वो अपनी आत्मकथा लिखें, आत्मकथा विशेषांक शुरू हुआ था प्रेमचंद जी के मार्गदर्शन में, और उनके दोस्तों ने आग्रह किया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखें, तो उसके असहमति जताते हुए वो फिर से कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं, कि इतना सब पता होने के बावजूद भी कि लोग आत्मकथा को, दूसरों की आत्मकथाओं को पढ़कर उनका खराब ढंग से मजाक उड़ाते हैं, तो तब भी क्या तुम ये कहते हो
कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि मेरी दुर्बलता, मेरी कमज़ोरियां हैं, मेरे जीवन में जो भी मेरे साथ बीती हैं, जो भी मैंने जिन जिन कमज़ोरियों का सामना किया है, जो कमज़ोरियां हैं मेरे जीवन की, उनको मैं लोगों के सामने कह डालूं। तो क्या इससे उनका वो भी अपना भी मजाक नहीं उड़वाएंगे? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अब कवि क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे पढ़कर तुम्हें सुख मिले। देखोगे यह गागर रीति। गागर जो है जीवन रूपी जो उनका घड़ा है, गागर मतलब घड़ा, जीवन रूपी जो उनका घड़ा है वो अब वो बिल्कुल खाली है, उनके जीवन में कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि जो सुख था उनके जीवन में वो तो अब नहीं है, उनके जीवन में केवल दुख ही दुख है। तो वो क्या कहते हैं कि जब तुम ये मेरे जीवन की गागर को, मेरे जीवन के घड़े को, जब जीवन रूपी घड़े को जब खाली देखोगे तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको पढ़कर तुम अपना मनोरंजन नहीं कर पाओगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। अब जिन दोस्तों ने, जिन उनके मित्रों ने उनको, उनकी दुर्बलता, उनकी कमज़ोरी क्या है, भावुकता, वो दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। तो अभी उन्हीं की किंतु कभी ऐसा ना हो, अब वो उनको अपने दोस्तों का, जिन्होंने उनको धोखा दिया, उनके लिए भी वो सोच रहे हैं कि किंतु कभी ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा लिखने पर ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, कि मेरे जीवन का रस, मेरे जीवन की खुशियों को समाप्त करने वाले तुम अपने को समझो। मतलब वो अपने जिन्होंने उनको उनको ये नहीं, अपने दोस्तों को ये नहीं बताना चाहते कि वो तुम ही थे जिसने मुझे दुख दिया, मेरे जीवन का सुख लेकर मेरा सुख ले अपनी भरने वाले। कि अब यहाँ पर देखिए, किंतु कभी ऐसा ना हो, वो अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहते, उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते कि उनकी वजह से उनके जीवन में इतना दुख है। तो किंतु कभी ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कि तुम समझ जाओ मेरी आत्मकथा को पढ़कर, तुम्हें लगने लगे कि तुमने ही मेरे जीवन का रस जो है, मेरे जीवन की खुशियाँ जो है लेकर अपने जीवन में खुशियाँ भर ली हैं। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि अपने, देखिए उनका कितना विशाल हृदय है कि वो अपने, जिन्होंने उनको धोखा दिया है, उनके मित्रों को, उनको वो शर्मिंदा नहीं करना चाहते आत्मकथा लिखकर, ताकि उन्हें ये ना पता चल जाए कि उनके जीवन की खुशियों को लेकर अपने जीवन में भरने वाले वो अपने स्वयं को समझें, उनको पता चल जाए। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। देखिए अब यह विडंबना, अब वो क्या कहते हैं कि ये तो विडंबना ही है, एक दुख की बात है कि अगर ये दुख की बात होगी, अरे सरलते, अपने जीवन को, सरल जीवन को, अपने जीवन को यहाँ पर एक तरह से मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं, अरे सरलते है मेरे सरल जीवन, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। क्या तो इस तरह से क्या मैं अपनी आत्मकथा लिखकर, अपने सरल है मेरे सरल जीवन, क्या मैं तेरी हंसी उड़ाऊं इस तरह से? भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कि अपनी आत्मकथा को लिखकर क्या मैं अपनी भूलें बताऊं, कि मैंने जीवन में क्या क्या भूल की हैं, अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को दूसरों को बताऊं, या प्रवंचना, या दूसरों के द्वारा दिए गए धोखों को मैं औरों को बताऊं, औरों की दिखलाऊं मैं, कि औरों के ने जो मुझे धोखा दिया है क्या मैं उनका वर्णन करूं अपनी आत्मकथा लिखकर। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब वो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अब उनके मधुर चांदनी रात, उनके जीवन में जो सुख था, मधुर चांदनी मतलब उनकी उज्ज्वल गाथा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उनके जीवन में सुख के क्षण थे उनको बढ़ा चढ़ाकर उनकी उज्ज्वल गाथा कवि कैसे गाएं। ठीक है, अपने स्वभाव की जो अपनी सरलता है, सरल जीवन है, उन्हीं के विषय में कहते हैं कि अपनी जो धोखे उनको मिले हैं, उसके बाद, उससे पहले जो उनका जीवन, उनके जीवन में जो खुशियां थी, उन खुशियों को उज्ज्वल गाथा की तरह वो कैसे गाएं, उनका दूसरों को क्यों बताएं। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, कि जब वो खिलखिलाकर हंसते थे, जब उनके जीवन में सुख था, ठीक है, तो उसको वो कैसे अपने जीवन में दूसरों को बताएं, अपने निजी पलों को, अपने खिलखिलाकर हंसने वाली बातों का वो कैसे उल्लेख करें अपनी आत्मकथा लिखकर। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं कवि
कि वास्तव में जो सुख उनको उनके जीवन में आना था वो उनको नहीं मिल पाया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया कि उनके जीवन में जो सुख उनको मिलना चाहिए था वो सुख उनको नहीं मिल पाता। जो कल्पना उन्होंने की थी अपनी प्रेयसी या अपनी पत्नी के लिए, उनकी पत्नी का बहुत जल्दी ही निधन हो गया था, देहांत हो गया था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर जो भी अपनी प्रेयसी या अपनी प्रेयसी को लेकर जो भी कल्पनाएँ की थी वो उनके जीवन में वो एक स्वप्न की तरह है और वो स्वप्न देखकर और वो स्वप्न अब उनका टूट गया है। आलिंगन में आते-आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अब जो सुख उनके पास आने वाला था जो उनके पत्नी के साथ बिताए हुए क्षण थे, जो उनको मिलने वाले थे, वो सुख मिलने वाला था, उनके पास आते-आते वो उनसे दूर चला गया, मुस्कुराकर जो भाग गया। वो सुख जो उनके जीवन में आना था, वो मुस्कुराकर चला गया। अब उनके जीवन में जो है उन्होंने केवल सुख की कल्पना ही की थी और वो सुख उनके जीवन में आते-आते रह गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब यहाँ पर देखिए अनुरागिनी मतलब प्रेम भरी, जिसके अरुण कपोलों की, अरुण लाल 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 जो गाल थे उसकी सुंदरता का यहाँ पर अपनी प्रेयसी की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि उसकी उनकी जो सुंदर प्रेयसी थी उनका जो रूप था वो इतना मोहक था, इतनी सुंदर थी वो। अरुण कपोलों की उसके जो लाल लाल जो गाल थे उसकी मतवाली सुंदर छाया में कि वो उसकी जो छाया थी उसकी मतवाली जो मदमस्त करने वाली जो उसकी सुंदरता थी, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी प्रेम भरी, उषा काल जो बेटा जब उषा काल होता है जो सुबह का समय होता है जब जो सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगती है तो आकाश में जब सूर्य निकलने लगता है उषा का समय, उषा काल मतलब जो 4-5 बजे का जो समय होता है जब रोशनी के बजाय जब सूर्य निकलना शुरू होता है और आकाश में केवल लालिमा ही दिखाई देती है, तो वो बहुत ही सुंदर एक दृश्य होता है उस समय उषा काल का, प्रातः काल का। तो उसमें तो वो प्रेम भरी जो उषा है उसकी जो लालिमा है उसको यहाँ पर वो कहते हैं कवि कि वो जो उषा है वो प्रेम भरी जो प्रातः है, सुबह है, वो भी वो सुंदरता जो है उसकी वो किससे लेती थी? अब उनकी प्रेयसी के लाल लाल गालों से, क्योंकि उसको वो कहते हैं कि उन्होंने केवल जैसे उसने भी सुंदरता जो है उसकी प्रेयसी से ही ली है। तो जो प्रेम भरी जो सुबह है निज सुहाग मधुमाया में है। मधुमाया मधुर माया जो सुबह का वातावरण है जो वो अपनी जो सुंदरता है वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो इसलिए जो सुंदरता है उस सुबह के आकाश की, ऐसा लगता है कवि को, ऐसा लगता है कि उसकी जो सुंदरता है वो उसने अपनी उनकी जो प्रेयसी है उससे ही उन्होंने ली है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पंथ की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब यहाँ पर देखिए बेटा उसकी स्मृति मतलब यादें। पाथे संबल सहारा, जो यात्री जब यात्री किसी यात्रा पर निकलते हैं तो जो रास्ते में जो उनका मतलब जो सहारा चाहिए होता है रास्ते के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसे पाथे कहा जाता है, संबल कहा जाता है, सहारा जो होती हैं। तो उसकी स्मृतियाँ, अब वो अपनी पत्नी की, अपनी प्रेयसी की जो यादें हैं उन्हीं को सहारा बनाकर थके पथिक की पंथा की, वो अपने जीवन से थक गए हैं, अकेले हैं, उनका जो दुख है अकेले पड़ गए हैं, उनके जीवन से जो सुख है वो चला गया है, उनके जीवन में सुख के दिन अब नहीं रहे। तो उस सुख को वो याद करके वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी यादों में स्मृति पाथे बनी है, अपनी यादों में संजो कर रखा है अपने, और वो अपने जीवन के अपने थका पथिक किसे स्वयं को कह रहे हैं कि वो थक चुके हैं, पथिक यात्री जो वो एक थक चुके हैं, वो अपने जीवन से, वो अपने जीवन रूपी यात्रा से में अब पूरी तरह से थक चुके हैं। तो
उस यात्रा में उसकी यादें, उसकी जो प्रेयसी उसकी पत्नी की जो यादें हैं वही उसके लिए सहारा बनी हैं, उन्हीं के सहारे वो अपना जीवन जी रहे हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे, क्यों मेरी कंथा की। अब सीवन, सीवन मतलब सिलाई, को उधेड़ कर देखना मतलब जैसे जब जो सिलाई को उधेड़ कर देखना, जो कंथा मतलब गुदड़ी, गुदड़ी को उधेड़ कर उन पर सिलाई को उधेड़ कर उसके मतलब उसके अंदर क्या है जब हम देखते हैं, उसके अंदर क्या है उधेड़ कर देखते हैं गुदड़ी में। तो इसी तरह वो अपने उसका जीवन भी जो है वो अनेक रहस्यों को समाये हुए है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों। अब सीवन उनके जीवन के जो रहस्य हैं उनको क्यों खोल कर देखना चाहते हैं, क्यों मेरी कंथा की, मेरी गुदड़ी, मेरा जो मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो वो रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए हैं, ठीक है। तो उस उनको वो कहते हैं कि मेरे जीवन के रहस्यों को उधेड़कर मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्यों मेरी कंथा की, मेरी गुदड़ी, मेरे जीवन में जो कुछ भी हैं वो उन्हें नहीं दिखाना चाहते। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। वो क्या कहते हैं कवि कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत सरल सा है मेरा जीवन, और उसकी मैं बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कहूँ। तो किस तरह से जो वो नहीं बताना चाहते कि उनके उनके वो अपने जीवन को बहुत छोटा, बहुत साधारण मान रहे हैं, और वो कहते हैं उसकी मैं बड़ी बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन कैसे करूं। बड़ी कथाएं आज कहूँ, उसका मैं बढ़ा चढ़ाकर कैसे वर्णन कर सकता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा यह नहीं कि मैं औरों की सुनता रहूं, औरों की आत्मकथाएं सुनता रहूं और स्वयं मैं मौन रहूं, मैं अपने बारे में किसी को ना बताऊं। ठीक है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और तुम मेरी भोली भाली इस आत्मकथा को भोली भाली साधारण बता रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी इस भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अभी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और वो कहते हैं अभी समय भी नहीं है, मैं अपने मेरी जो मौन व्यथा है, मेरा जो दुख है, मेरी मौन है, मेरी जो दुख है, मेरी व्यथा जो है, व्यथा मतलब दुख, वो मौन है, मौन मतलब चुप है, वो थक गई है, सो गई है, सोई थकी है, और उसको जगाने का अब समय नहीं है। मेरे जो दुख हैं वो सोए हुए हैं, अब वो उन दुखद पलों को दोबारा से याद करके दुखी नहीं होना चाहते। ठीक है। तो ये है हमारा, इसकी व्याख्या पूरी हो चुकी है। अब अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर एक तरह से रहस्यवाद और लाक्षणिकता, व्यंजना मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। अब हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा सकता है। तो यहाँ पर जीवन इतिहास रूपक अलंकार है। इसी तरह आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर पूरी कविता की हम बात कहें तो माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। और जो भाषा है, इस कवि की भाषा जो है वो सरल और साहित्यिक खड़ी बोली है। मधुमाया में यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। और श्रृंगार रस है तो माधुर्य गुण है। और जो अगर हम छंद की बात करें तो मुक्तक छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद में लिखी गई ये कविता है। और पूरे पद में अलंकार, अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कंथा है, जैसे कंथा यहाँ पर श्लेष अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कंथा यहाँ पर गुदड़ी को भी, और वो अपने अंतर्मन के बारे में भी कह रहे हैं। तो इस तरह से ये कविता, ये काव्य सौंदर्य, इसका तत्सम और तद्भव प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आशा है आपको ये कविता समझ आ गई होगी, और अगर अब भी आपको कुछ शंकाएं हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।